नमस्कार। बीपीएससी मेंस की तैयारी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है और इसमें भी उदारवादी और उग्रवादी वाला जो दौर है उससे सवाल तो लगभग तय ही होता है। पर दिक्कत क्या होती है, ज्यादातर लोग बस फैक्ट्स लिख देते हैं। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि इस टॉपिक पर एक ऐसा जबरदस्त जवाब कैसे लिखें जो आपको बाकियों से सीधे सीधे आगे ले जाए और दिलाए शानदार नंबर। तो असली सवाल ये नहीं है कि उदारवादी कौन थे या उग्रवादी कौन थे। असली सवाल है उस जानकारी को, उन फैक्ट्स को एक टॉप स्कोरिंग जवाब में कैसे पिरोया जाए। एक ऐसा जवाब जिसे पढ़कर एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इस कैंडिडेट को टॉपिक की गहरी समझ है। तो चलिए आज इसी कला पर महारत हासिल करते हैं। और देखिए, ये मैं बस यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। स्क्रीन पर देखिए, इसका मतलब साफ है ये टॉपिक उनके लिए कितना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि स्कोर करने का एक गोल्डन चांस है। तो एक परफेक्ट जवाब लिखने का हमारा रोडमैप क्या होगा? सबसे पहले हम एक मजबूत इंट्रोडक्शन बनाना सीखेंगे। फिर उदारवादी और उग्रवादी दोनों दौर को गहराई से समझेंगे। उसके बाद दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और आखिर में एक ऐसा बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना सीखेंगे जो आपके जवाब पर एक मजबूत छाप छोड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे जवाब की शुरुआत सीधे टॉपिक पर कूदने से नहीं होती। शुरुआत होती है एक कॉन्टेक्स्ट बनाने से, एक मंच तैयार करने से। हमें पहले यह बताना होगा कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपी ही क्यों। ये एग्जामिनर को दिखाता है कि आप सिर्फ रट कर नहीं आए हैं, बल्कि आप वजहों को समझते हैं। तो आपके इंट्रोडक्शन में इन बातों का जिक्र होना ही चाहिए। सोचकर देखिए, अंग्रेजों ने ही पूरे भारत को एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ला दिया। वेस्टर्न एजुकेशन में हमें लोकतंत्र और आज़ादी के नए आइडिया दिए। प्रेस ने इन आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाया। ये सब मिलकर वो जमीन तैयार कर रहे थे जिस पर कांग्रेस का पौधा उगना ही था। तो अब जब भूमिका बन गई है तो आते हैं कहानी के पहले किरदारों पर, यानी उदारवादियों पर। ये वो शुरुआती नेता थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी। आइए समझते हैं कि इनकी सोच क्या थी और इनके काम करने का तरीका क्या था। यह एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उदारवादियों का मकसद अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना था ही नहीं, बल्कि उन्हें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर, उनकी फेयर प्ले की भावना पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सलीके से रखेंगे तो अंग्रेज हमारी बात जरूर सुनेंगे और सुधार करेंगे। तो फिर उनका तरीका क्या था? उनका तरीका लड़ाई का नहीं, बल्कि रिक्वेस्ट का था। वो याचिकाओं यानी पिटिशंस, भाषणों और अखबारों में लेख लिखकर सरकार पर दबाव बनाते थे। कानून के दायरे में रहकर किए जाने वाले इसी विरोध को संवैधानिक आंदोलन कहा गया। इनके काम करने के तरीके को याद रखने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है। 3 P's, यानी प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। प्रेयर मतलब क्राउन से अपील करना, पेटिशन मतलब अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना, और प्रोटेस्ट मतलब संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध करना। बस यही थी इनकी पूरी की पूरी रणनीति, शांति से कानून के दायरे में अपनी बात मनवाना। और वो मांग क्या रहे थे? ध्यान दीजिए, वो पूरी आज़ादी नहीं मांग रहे थे। उनकी मांगें थीं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा भारतीय हों, सिविल सर्विस में भारतीयों को भी मौका मिले, सेना पर खर्च कम हो और लोगों को बोलने की आज़ादी मिले। ये सारी मांगें सिस्टम के अंदर रह के सुधार करने की थीं, सिस्टम को बदलने की नहीं। तो अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। जब उदारवादी इतने शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, तो फिर एक नए, ज्यादा जोशीले गुट का जन्म क्यों हुआ? मतलब उग्रवाद का उदय क्यों हुआ? चलिए इस ट्रांजिशन को समझते हैं। तो ये आग लगी कैसे? पहली बात तो ये कि उदारवादियों के 3 P's से कोई खास नतीजा निकल नहीं रहा था। लोगों का भरोसा ब्रिटिश सरकार से उठ रहा था। और फिर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। बस इसी एक घटना ने अंग्रेजों के न्याय के सारे भ्रम को तोड़कर रख दिया। ये साफ हो गया कि सिर्फ याचिकाओं से अब काम नहीं चलेगा। और इसी गुस्से और मोहभंग की जमीन पर उदय होता है उग्रवादी चरण का। ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक नया, ज्यादा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा दौर था। चलिए देखते हैं कि इनकी सोच और तरीके उदारवादियों से कितने अलग थे। यहां सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क आता है। उग्रवादियों का लक्ष्य छोटे मोटे सुधार नहीं था। उनका लक्ष्य था स्वराज, यानी हमारा अपना राज। जैसा तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये मांग अपने आप में एक क्रांति थी। और इस स्वराज को हासिल करने का हथियार क्या था? 2 शब्द, स्वदेशी और बहिष्कार। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये एक पूरी की पूरी रणनीति थी। अपने देश की चीजें अपनाओ यानी स्वदेशी, और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो यानी बॉयकॉट। ये ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक कमर तोड़ने का सीधा प्लान था। तो अब तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ उदारवादियों की याचिकाएं थीं और दूसरी तरफ उग्रवादियों का सड़कों पर उतरकर विरोध,
विदेशी सामानों की होली जलाना और जनता की सीधी भागीदारी। अब आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं था, ये जनता का आंदोलन बन रहा था। चलिए अब आते हैं आपके जवाब के सबसे जरूरी हिस्से पर, विश्लेषण पर। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। यहां हम दोनों गुटों की सीधी सीधी तुलना करेंगे ताकि उनके फर्क और उनके योगदान दोनों को अच्छे से समझ सकें। ये टेबल आपके जवाब के लिए एक पावरफुल टूल है। इसमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, उदारवादियों का सामाजिक आधार ज्यादातर जमींदार और अमीर तबका था, जबकि उग्रवादी मध्य और निम्न मध्यम वर्ग से जुड़े थे। एक की विचारधारा ब्रिटिश राज में सुधार की थी, तो दूसरे की विचारधारा स्वराज हासिल करने की। और तरीकों में तो खैर जमीन आसमान का फर्क था। तो अगर एक लाइन में दोनों का फर्क समझना हो तो वो ये है, उदारवादी सिस्टम के अंदर रहकर उसमें ज्यादा हिस्सेदारी चाहते थे, जबकि उग्रवादी उस सिस्टम को ही चुनौती देकर उसे बदलना चाहते थे। एक रिफॉर्मर था तो दूसरा रेवोल्यूशनरी। एक अच्छा जवाब सिर्फ तारीफ नहीं करता, वो कमियों को भी बताता है। तो हमें यह भी मानना होगा कि उग्रवादी आंदोलन की भी अपनी कुछ सीमाएं थीं। वे किसान और मजदूरों को बड़े पैमाने पर अपने साथ नहीं जोड़ पाए, और कभी-कभी उनके धार्मिक नारों और प्रतीकों के इस्तेमाल ने मुस्लिम समुदाय को आंदोलन से दूर कर दिया। और अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, आपके जवाब का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। एक दमदार कंक्लूजन सिर्फ कही हुई बातों को दोहराता नहीं है, बल्कि वो पूरे विश्लेषण का निचोड़ पेश करता है और एक मजबूत पॉइंट के साथ बात खत्म करता है। तो अब सवाल आता है, निष्कर्ष में क्या लिखें, कि कौन सही था, कौन गलत? देखिए, एक अच्छा जवाब ये नहीं कहता, एक बेहतरीन जवाब ये कहता है कि दोनों ही जरूरी थे। सोचिए, अगर स्वतंत्रता संग्राम एक इमारत है तो उसकी नींव उदारवादियों ने तैयार की, और उस नींव पर एक बुलंद इमारत खड़ी करने का काम, उसे जनता तक ले जाने का काम उग्रवादियों ने किया। ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। मतलब एक ने जमीन तैयार की तो दूसरे ने उस पर स्वराज का बीज बोया। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, विरोधी नहीं। यही आपके निष्कर्ष का सार होना चाहिए। और अपने जवाब को खत्म करने के लिए आप एक ऐसा सवाल छोड़ सकते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। इस तरह का एनालिटिकल अंत ये दिखाता है कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को नहीं समझा है, बल्कि आप उनके गहरे मतलब का भी विश्लेषण करने में सक्षम है।